नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, आपके फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। एमपी टेट एग्जाम 2023 ए टू जेड यही प्रश्न लगभग आ रहे हैं और रिव्यू एग्जाम एनालिसिस में भी देखा गया है। 30 प्रश्नों का संग्रह रहेगा। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहेगा। इसके पहले जो 6 प्रैक्टिस सेट है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है, तो ज़रूर देखिएगा। इसके पहले 6 पार्ट ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। पहले पार्ट का जो 30 नंबर का आना है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। यहाँ पे समान हिंदी की बात करेंगे, जनरल इंग्लिश की बात करेंगे, तार्किक रीजनिंग वाले प्रश्न करेंगे और टॉप 10 पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। सभी लोग तैयार हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? धातु पर, कर्ता पर, कर्म पर या क्रिया पर पड़ता है? अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? देखिए, अकर्मक क्रिया पहले जानें। अकर्मक शकर्मक, इससे प्रश्न रखा हुआ है। जिन्हें अपना अर्थ प्रकट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वह अकर्मक होते हैं। जैसे हंसना, रोना इत्यादि। और ये कर्ता को प्रभावित करती है। सकर्मक क्रिया कर्म पर प्रभाव डालती है। सकर्मक मतलब सही कर्म, कर्म पर प्रभाव जिस पर पड़े वो सकर्मक, ये ध्यान देना। तो अकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। अगर कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है तो समझ लीजिए अकर्मक है, और कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, किसी क्रिया का कर्म पर प्रभाव डाल रहा है, तो वह सकर्मक है। दो चीजें ध्यान देना, कर्म पर आए तो सकर्मक, कर्ता पे आए तो अकर्मक। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। आयुध, अंतर्धान, वाहिनी, उल्लंघन, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जो है शुद्ध दिए गए? तो यहाँ पे हमारा देखा जाए विकल्प अंतर्धान और वाहिनी। अंतर्धान का अर्थ होता है लोप हो जाना। कहते हैं ना, आदि जो कहानियाँ देखते होंगे, सुनते होंगे, इतने में आए साधु महाराज अंतर्धान हो गए, मतलब लोप हो गए। और वाहिनी का होता है फौज या सेना को वाहिनी बोला जाता है। तो जो बी ऑप्शन दिया गया है ये हमारा सही हो जाएगा। बा और शाय ऑप्शन। इसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे लोकोक्ति से अवश्य प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिएगा। ताक पर रहना, पाबंदी लगाना, मौका देखते रहना, उपेक्षा करना, खुश हो जाना। तो ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? मौका देख के रहना। बिल्कुल ताक पे बैठा हुआ है शिकारी, अपने शिकार के लिए बिल्कुल ताक के बैठा हुआ है, मतलब मौका देख रहा है केवल। अभिषेक घर चला गया, किसके? अपने आप, इस या उस। अभिषेक घर चला गया। देखिए, इसमें निजवाचक सर्वनाम प्रयोग होगा। अभिषेक अपने आप चला गया, अपने आप मतलब निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अभिषेक अपने आप घर चला गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, व्याकरण की वजह से शुद्ध दिया गया है। बाकी निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, यह शुद्ध वाक्य है। हिंदी इसका शुद्ध क्या होगा? निरपराध को दंड क्यों मिला। शुद्ध इसका दो है, तो यहाँ पे व्यक्ति नहीं होगा, क्या हो जाएगा? निरपराध को दंड क्यों मिला, ये शुद्ध होगा। फिर हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में, हिंदी देवनागरी
लिपि, छोटी पी होना चाहिए, लिपि में लिखी जाती। फिर अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्यधिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो बड़ा या है इसका गलत दिया गया है। छोटी छोटी चीज़ें गलत दी होगी जो हमें जल्दी पहचानना है। अगला, किस विकल्प में डिप्यूटेशन शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही दिया गया है? विभाग, प्रतिनियुक्ति, स्थगन या प्रशासन? सही बताइएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतिनियुक्ति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अब आगे दो प्रश्न रहेंगे। इस गद्यांश दिया गया है, साहित्य का धार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है, उस पर अटारियां, मीनार, गुंबद बनते हैं, उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध, सुगम तथा मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। ये आपका दिया गया है कुछ, और इससे संबंधित ये दो प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न रहेगा कि सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो भौतिक साधनों से प्राप्त होता है, सत्य से प्राप्त होता है, साहित्य से होता है या परमात्मा से होता है। जब इस गद्यांश को पढ़ेंगे, सबसे ऊंचा आनंद वही होता है जो साहित्य से प्राप्त होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गद्यांश देखा जाए तो। सच्चा आनंद किससे मिलता है? साहित्य से, परमात्मा से, सुंदर और सत्य से, भोग और ऐश्वर्य से। तो सच्चा आनंद किससे मिलता है? तो सच्चा आनंद मिल सकता है सुंदर और सत्य से। सुंदर और सत्य से सच्चा आनंद मिल सकता है। जनरल इंग्लिश के प्रश्न करेंगे। विच सेंटेंस मेक्स मोस्ट सेंस? ABCD चार ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए, इन चारों सेंटेंसों में मोस्ट सेंस हमें बताना है। सही सेंस, वन शुड नॉट कंज्यूम ड्रग्स, वाट एवर द सर्कुमस्टेंसेस की बात करेंगे, क्योंकि देखिए सेंटेंस में सेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि वाट एवर का अर्थ होता है जो कुछ भी या जो भी, और विच एवर का होता है जो कोई हो या किसी भी समय, और हु एवर होता है जो कोई। ठीक है, यहाँ पे वॉच एवर, हु एवर, व्हेन एवर और विच एवर, यहाँ से हमारा सेंटेंस पता चल रहा है। ठीक है, तो जो वॉच एवर हमारा सही होगा, जो कुछ या जो भी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही सेंस दिया गया है। छोटी छोटी चीज़ें दी रहेंगी जो हमें समझना है। अगला प्रश्न दिया गया है, गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव which best expresses the same in passive voice. Hamlet was written by Shakespeare. Shakespeare had written Hamlet. Shakespeare wrote Hamlet. Shakespeare writes Hamlet. Shakespeare has written Hamlet. कौन सा होगा? पैसिव वॉइस। Hamlet was written by Shakespeare. तो शेक्सपियर wrote Hamlet.
पैसिव वॉइस में वाक है। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब लगेगा एंड ऑब्जेक्ट। तो शेक्सपियर्स रोट हेमलेट, सेकंड लगेगा तो राइट का रोट, राइट रोट रिटेन, तो रोट हमारा हेमलेट आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा है। आई ब्लैंक खालिस्तान माई कार 3 वीक्स एगो, वीक्स एगो, ये ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा पॉइंट है समझने के लिए। वॉशिंग, वॉश्ड, विल वॉश, सेल वॉश। तो आई वॉश्ड माई कार 3 वीक्स एगो। एगो, लास्ट, यस्टरडे या बिफोर दिया गया हो, इसमें किसका प्रयोग होता है, सिंपल पास्ट टेंस में होगा, ये पहचान है। लास्ट में एगो, लास्ट, यस्टरडे, बिफोर, इन 2009, 2023 ETC कुछ दिया रहे तो सिंपल पास्ट टेंस, तो वास्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सटीक आंसर हो जाएगा, नो डाउट सभी लोग समझ गए। इसके बाद सिमिलर इन मीनिंग इन द वर्ड, आपको हमें सिमिलर मीनिंग की पहचान करना है। और सिमिलर मीनिंग हम ऑलरेडी पिछले पार्ट में भी प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। अ नंबर ऑफ टेंट्स हैव बीन evicted for not paying to rent, sorry the rent, for not paying the rent। तो evicted की बात कर रहे हैं। देखिए evicted का मतलब होता है निकाला गया, और थ्रो आउट का मतलब भी होता है बाहर निकालना। पहला ऑप्शन यहाँ पे सटीक इसका सिमिलर हो जाएगा, तो evicted का सिमिलर शब्द हो जाएगा थ्रोन, थ्रोन आउट। इसी प्रकार दूसरा भी दिया रहेगा, he is not worth his salt if he fails at this junction। तो इसके लिए हमारा नॉट वर्थ इज सॉल्ट मुहावरा दिया गया है कि ही इज नॉट वर्थ हिज सॉल्ट इन ही फेल्स एट दिस जंक्शन। मतलब जो किसी काम करने लायक ना हो, जो किसी का लायक ना हो, असमर्थ व्यक्ति कह सकते हैं, बेकार। तो इसके लिए हमारा होता है क्विट वर्थलेस। क्विट वर्थलेस का भी मतलब होता है बेकार, किसी काम का नहीं। और एडेक्वेटली केयरफुल दिया गया है, तो केयरफुल में तो सभी समझ गए, संभल कर रहना। और वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़रूरी। एंड कॉन्सिडर्ड पेक्युलियर्स, इसका अर्थ होता है अजीब टाइप का कुछ हो उसे बोला जाता है, मतलब कोई अजीब टाइप का लगे आपको उसे बोला जाता है। लेकिन जो हम समझे हैं, जो किसी काम के लायक न हो, क्विक वर्थलेस, बेकार हो, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग वाले प्रश्न करेंगे, तार्किक वाले। उदयगिरि की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, रायसेन, विदिशा, धार, भोपाल। उदयगिरि की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, सभी लोग बताइए। तो विदिशा के निकट स्थित 4वीं-5वीं शताब्दी के गुप्त काल की हिंदू व जैन धर्म से संबंधित यहाँ की गुफाएं हैं। और सबसे मुख्य जिसकी विशाल प्रतिमा आकर्षण का मुख्य केंद्र है वह है वराह विदिशा। ठीक है, किसकी, वराह की।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात IOC वह आपका लुसाने, थॉमस बाक, जर्मनी। थॉमस बाक हैं जो कि जर्मनी के हैं, IOC के अध्यक्ष हैं, 2021 तक थे। और ये एक गैर सरकारी खेल संगठन है जो स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? एम्स्टर्डम, रोम, वेनिस, एथेंस। तो नहरों के शहर की अगर बात करें, वेनिस। ये यूरोपीय देश इटली का अत्यंत सुंदर ब्यूटीफुल सिटी है। और जो एम्स्टर्डम दिया गया पहला ऑप्शन, यह नीदरलैंड की राजधानी और बड़ा व्यापारिक नगर है, नीदरलैंड की राजधानी। दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? 51वां, 52वां, 53वां या 54वां? तो दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो ये आपके 52वां, जी हाँ 52। संसद में दल बदल निरोधक कानून अधिनियम किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। इस संशोधन द्वारा यह प्रावधान व्यवस्था की गई कि यदि कोई संसद विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या दल द्वारा निकाल दिया जाता है जिसने उसने चुनाव में खड़ा किया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार को चुने जाने के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, तो वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। ये भी है, ध्यान दीजिए। तो हम 52वां की बात करेंगे, 52वां की बात करेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में ग्रेप्स को 66 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में प्रेस को किस रूप में लिखा जाएगा? बहुत अच्छी बात है। G यानी 7, R यानी 18, A यानी 1, P यानी 16 और E यानी 5 और S यानी 19। इनको सभी जोड़िए, 7, 18, 1, 16, 5, 19 को जोड़ दिया जाए, टोटल 66 होता है। यही हमें भी करना है। P मतलब 16, R मतलब 18, A मतलब 1, I मतलब 9, S मतलब 19 और E मतलब 5। इन सभी को जोड़ देते हैं। 16 दूनी 32, 2 34, 1 35, 9 35, 5 40, 44, 5 49, 50, 60, 68, 68 भी ऑप्शन सही हो जाए। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो 92 और 86 के बीच अंतराल देखा जाए 6 का है, 86 81 के बीच 5 का है और 81 77 के बीच 4 का है। तो 77 और उसके बीच पता है कितने का होगा? 3 का होगा। यानी जब 3 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 77 में 3 जाएगा, 74 आएगा और 74 और 72 में 2 का डिफरेंस हो रहा है। तो फार्मूला हमारा कार्य कर रहा है, 6 के बाद 5, 4, 3, 2, 1 ऐसी घटना घट रही है। तो यहाँ पे हमारा 74 आ जाएगा।
तो ये बहुत ही आसान है। इस प्रकार का एक अवश्य प्रश्न आएगा। 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 है। यदि अगली 4 क्रमिक संख्याएं शामिल की जाएं तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 65 है, तो 8 संख्याओं का औसत निकाल लीजिए। 65 के आसपास कौन सी संख्या हो सकती है? 64 और 66, ठीक है ना? क्या होगा? 64 और 66 मतलब 64 धन 66/2 बराबर 65। अगली 4 क्रमिक सम संख्या शामिल कर दिया जाए तो कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 12 क्रमिक संख्याएं बन जाएंगी। और 12 क्रमिक जब संख्याएं बन जाएंगी तो 68 और 70/2, क्योंकि हमारी जो संख्या है 8 क्रमिक संख्या बताई गई थी, तो इसमें से हमारा कौन कौन संख्या बन रही है? 58, 60, 62, 64। इसके बाद 66, 68, 70 और 72। ये आपकी 8 संख्याएं थी। अब हमने क्या, इसके बाद 4 संख्या और अगली 4 क्रमिक सम संख्या और शामिल कर लेंगे। तो 72 के बाद 74, 76, 78 और 80। ये 4 और हो जाएंगी, टोटल हो जाएंगी 12। और 12 क्रमिक संख्याओं का औसत 68 और 70। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? उसी प्रकार हम कर लेंगे यहाँ पर भी 68 धन 70/2 कर लेंगे तो आ जाएगा 69। तो 12 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 69 हो जाएगा। 8 का दिया गया है, अगली 4 और जोड़ लेना है, फिर सभी संख्याओं का औसत हो जाएगा तो वह हो जाएगा 69। अब करेंगे पेडागोजी के प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। लेव वाइगोस्की व जीन पियाजे जी के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है? बच्चों की व्यर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका, वस्तुनिष्ठ रचनात्मक, बच्चों के सक्रिय निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना, भाषा व सोच के बीच, सीखने की प्रक्रिया, समझ, सरल और जटिल। देखिए, लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे जी के सिद्धांतों में जो मुख्य भेद है वह है भाषा व सोच के संबंधी, इनके बीच संबंधी सोच अलग अलग। वाइगोस्की का कहना कि बच्चे में पहले भाषा का विकास होता है, इसके बाद विचार सोच आते हैं, परंतु जीन पियाजे जी का मानना है कि बच्चे से पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा का जन्म होता है। ठीक है, तो वाइगोस्की का कहना पहले भाषा जन्म होता है और जीन पियाजे का कहना भाषा का जन्म बाद में होता है। बस इतना अंतर है। अगला, रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल का पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल खा पेंसिल गा से बड़ी है। जब रुचि वह निष्कर्ष निकालती कि खा गा से बड़ा है तो वह जीन पियाजे जी के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शा रही है? तो सिंपल सी बात है, वह हो जाएगा हमारा सकर्मक अनुमान। क्योंकि जीन पियाजे जो सकर्मक अनुमान है वह गणनात्मक विकास की विशेषता को दर्शा रहे हैं। अगला प्रश्न, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषक में जो कारक होता है जी और एस फैक्टर आपने पढ़े होंगे, जी और एस कारक। तो जी कारक क्या होता है? जी होता है समान बुद्धि और जो एस होता है स्पेशल, ठीक है, जनरल, जी से जनरल, एस से स्पेशल। तो समान बुद्धि जी परिभाषा हो जाएगा जो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? तो सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे। ये कई बार पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम संबंधी वह कठिनाइयाँ जिसमें से कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, निम्नलिखित में से किसकी ओर इशारा करता है? तो अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें से कम
देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो और निराशाओं के प्रति सहिष्णुता हो। निम्नलिखित में से जो इशारा कर रही है वह है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। क्योंकि जिस बालक को अधिगम संबंधी कठिनाई हो और देरी तक अधिगम में ध्यान केंद्रित ना कर पाए, साथ ही साथ आवेगशीलता भी है और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता रख रहा है, तो अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता का विकास हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। देखिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान पर क्रियाकलाप जो उपयोग करता है वह संकल्पना मानचित्र है, स्कीमा सक्रियता है, विचारावेश है, लेकिन रटना नहीं है दोस्तों। रटना जो है ये पूर्व ज्ञान का उपयोग करके नहीं होता। ये बिल्कुल भी आपका सही नहीं पाया जाएगा। और रटना हमेशा पेडागॉजी में इस शब्द को नेगेटिव माना गया है, बाहर ही रखा गया है। एक अध्यापिका को अपने कक्षा कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए। तो एक अध्यापिका को शिक्षिका को अपने कक्षा कक्ष में विभिन्नताओं को सम्मान देने के साथ साथ सम्मिलित करना चाहिए सामाजिक संस्कृति को। क्योंकि कक्षा में विभिन्न सामाजिक संस्कृतियां पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं जिनसे शिक्षक को समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है कहलाती है। तो समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचा जाता है, वह हमारी कहलाती है पश्चगामी कार्यकारी युक्ति। पीछे की ओर काम करने की रणनीति का उपयोग करते समय शुरुआत में वापस आने के लिए प्रत्येक ऑपरेशन को उलट दिया जाता है। ठीक है, तो छात्र पीछे की ओर काम करते हैं, उन्हें क्या है घटाना होता है, और अगर वे आगे पर काम करते हैं तो गुणा करना होता है। उन्हें पीछे की ओर काम करते हुए विभाजित करना होगा। इसे पश्चगामी कार्यकारी युक्ति कहलाती है। एक शिक्षिका पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम आधारित होगा। देखिए, एक शिक्षिका अध्यापिका है जो पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग कर रही है और अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा भी कर रही है। तो विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित हो जाएगा? ज्ञान के निर्माण पर आधारित हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरण, पुरस्कार या प्रेरक। इनमें से वह शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ जो इस्तेमाल की जाती है तो वह क्या कहलाएगी? वह आपकी आवश्यकता कहला जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो आवश्यकता अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है और कहलाती आवश्यकता। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे इस प्रैक्टिस सेट को, 30 प्रश्नों के संग्रह को। और ये 7वां था। इसके पहले भी ऑलरेडी 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो इंड स्क्रीन पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बनाया गया है और डेली पेपर के आंसर्स भी हैं, तो विजिट कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।